हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, देखो हमें ये पता है चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देख तो सकते हैं नहीं, लेकिन जब हम बताते हैं उसके बारे में तो हमें विजुलाइज तो करना पड़ता है। समझेंगे कैसे, कुछ देखना तो पड़ेगा हमें। तो इसके लिए चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए हम क्या बनाते हैं, फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसा हमने कौन सी क्लास में किया था, किसके लिए किया था, मैग्नेटिक फील्ड के लिए 10th क्लास में। ठीक बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, क्या सच में होती है? नहीं। कैसी होती हैं ये? इमेजिनरी होती हैं। कैसी होती हैं? इमेजिनरी होती हैं। ठीक, कैसी लाइन है? इमेजिनरी लाइन से स्पेस में along which a free positive charge would move if allowed to do so। ठीक है, अब ये क्या है, फ्री चार्ज का क्या चक्कर है, क्या है इसमें? देखो हमने पिछली क्लास में एक चीज पढ़ी थी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? सही बात है क्या? अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए क्या होगी? इनवर्ट्स होगी। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो ये कैसे पता लगा हमें कि आउटवर्ड्स है या इनवर्ड्स है? कैसे टेस्ट किया हमने? तो हमने यूज किया था एक छोटा सा टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव था या नेगेटिव था? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसलिए जब मैं इसे पॉजिटिव चार्ज के पास रखूंगा तो ये अवे मूव करेगा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे है। और जब इसके पास रखूंगा तो ये टुवर्ड्स मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज के पास, इसलिए यहां पर इसकी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमें अल्टीमेटली बता क्या रही हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कितनी स्ट्रेंथ है उसकी और क्या उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, तो डायरेक्शन हम पहले से ही पता है हमें, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे। ठीक बात है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन में हमने ऐड कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी लाइंस हैं कि अगर मैं यहां पर एक छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दूं तो वो किस तरफ मूव करेगा, वही क्या दिखाएगा हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, जैसे देखो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, अगर मैं यहां पर Q नोट को रखूंगा, किस तरफ जाएगा? क्या घूम घूम के जाएगा, सीधा जाएगा? सीधा जाएगा। तो यही डायरेक्शन होगी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की, और यही बेटे क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन जाएगी। ठीक बात है। डायरेक्शन तो इसने बता दी, स्ट्रेंथ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रोंग है ये हमें कैसे पता चलेगा, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ऐसी इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हमें पहला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं और दूसरा स्ट्रेंथ बताती है। ठीक बात है क्या? यही डेफिनेशन में लिखा हुआ। ठीक है, और थोड़ी सी बड़ी और भारी डेफिनेशन देखनी है तो इमेजिनरी कॉन्टिन्यूअस कर्व है यूज्ड टू विजुलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे देख नहीं सकते, लेकिन विजुलाइज करने के लिए हम इन्हें बनाते हैं। कहां से ओरिजिनेट होती है? पॉजिटिव चार्ज से। कहां पर टर्मिनेट होती है? नेगेटिव चार्ज पर। सही बात है क्या? ठीक है, दे रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट वाया टेंजेंट while their density represent the field's strength। अब इस बात का क्या मतलब है ये आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां से एक बात हमें समझ में आ गई, डायरेक्शन और स्ट्रेंथ हमें पता चल रहा है। तीसरी बात क्या, कहां से निकलती है? पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, टर्मिनेट कहां होगी? नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि मान लो मैंने यहां पर नेगेटिव चार्ज रख दिया, यहां Q नोट है, यहां से चलेगा, कहां जाकर रुक जाएगा? नेगेटिव चार्ज पर। तो कहां से शुरू हुई फील्ड लाइन और कहां पर खत्म हो गई? ठीक है, अच्छा एक बात और, अगर मान लो सिर्फ यहां पर, मान लो कि कुछ है ही नहीं, यहां पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहां पर क्या रखा हुआ है? एक पॉजिटिव चार्ज। हमने पढ़ा पॉजिटिव से चलती है, नेगेटिव पे खत्म होती है। तो क्या अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी यहां पर? नहीं, वो तो दिखती तो है भी नहीं, वो हमें तो बनानी है बस विजुलाइज करने के लिए, नहीं होंगी।
अच्छा चलो, मैंने क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया तुमसे। शुरुआत में कहां से करूंगा कि क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो अब कैसे हाँ हो गया, है ना, होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी तो दूसरी बात कि शुरू तो यहां से हो गई, टर्मिनेट कहां होती है? तो ये वो कहां टर्मिनेट होंगे? इनफाइनाइट पे। समझ गए ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर अकेला चार्ज है तो एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो कहां पर खत्म होंगी? इनफाइनाइट, वहां पर टर्मिनेट हो जाएंगे जाके। क्योंकि हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि वहां पर कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज होगा ही बस। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो आएंगी कहां से? आएंगी इनफाइनाइट। जो इसकी इनफाइनाइट पे गई थी वो इनफाइनाइट पे यही है, वहां यहां से इसके पास जा रही है। समझ में आया ना? ठीक बात है। तो इनफाइनाइट से चलती हैं, मतलब कि पॉजिटिव से चलती है और नेगेटिव पे खत्म हो जाती है ना। लेकिन हमने 10th में एक बात पढ़ी थी, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाई थी, पढ़ी थी ना कि कभी भी अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। तो यहां पर ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं है कि नॉर्थ पोल से निकलेंगे और इनफाइनाइट पे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अकेला तो होगा नहीं है। अकेला नहीं होगा तो साउथ साथ में होगा ही होगा, तो यहां से चलेंगे और यहां पर खत्म हो जाएंगे। ठीक बात है। इन दोनों में यही मेजर डिफरेंस होता है, इन दोनों में यही कि ये टर्मिनेट हो जाती हैं, यहां से गई और यहां पर खत्म हो गई, यहां से गई और यहां पर खत्म हो गई, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं होती। ठीक है। मान लो ये मैग्नेट है तो मैग्नेट से बाहर नॉर्थ से साउथ जाएंगी और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाएंगी, पूरा लूप बनाती हैं। समझ में आ गई ना बात? इनके बारे में हम मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी यहां पर ध्यान दो बस इसे। ठीक बात है क्या? चलो, अब ये जो आगे बात लिखी है डायरेक्शन, क्लोजनेस वगैरह, ये सारी अब एक एक करके हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा फिर। ठीक बात है। चलें आगे। वेरी गुड। अब आगे इनकी प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, लंबा क्वेश्चन बन सकता है, छोटा बन सकता है। और चल, इस बार तो शायद तुम्हारा सिलेबस नहीं बदल रहा, अगली बार 12th का सिलेबस भी चेंज करेंगे, क्वेश्चन के पैटर्न भी चेंज करेंगे, फिर यहां से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनाए जाते हैं। डायरेक्ट नहीं पूछते, घुमा फिरा के पूछते, इसलिए ध्यान से देखते जाना। ठीक है। देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? द लाइंस ऑफ फोर्स आर कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। इस बात को समझ गए क्या कि अगर इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर है तो कंटिन्यूअस लाइन चलेगी, बीच में कोई ब्रेक है ना, यहां से चली और यहां पर खत्म हो गई, कोई ब्रेक नहीं होगा, एक सिंपल कर्व होगा हमारा, है ना। सिंपल और कॉम्प्लेक्स कर्व पता है ना? सिंपल कर्व वो जो एक दूसरे को काटते नहीं है, जैसे ये, और कॉम्प्लेक्स कर्व कैसे होते हैं? जो एक दूसरे को काटते हैं। समझ गए क्या? तो ये कैसा होगा? सिंपल स्मूथ कर्व होगा, बिना ब्रेक के होगा। ठीक बात है। उसके बाद क्या है? इनको हम क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, दोनों नाम इसी के होते हैं। ठीक है। The lines of force start at positive charge and end at negative charge. They cannot form closed loop. अभी मैंने बताया पीछे, इनका क्लोज लूप नहीं। देखो, क्लोज लूप का क्या मतलब है? क्लोज लूप का मतलब है कि ये लाइन गोल गोल घूमनी चाहिए, और गोल गोल घूमने का मतलब क्या हुआ? यहां से पॉजिटिव से चली नेगेटिव पे खत्म, और यहीं से नेगेटिव से घूम के किस पे आ गई? पॉजिटिव पे। तो इनकी डेफिनेशन में ही गलत हो गया। डेफिनेशन क्या कहती है? पॉजिटिव से चलेंगे नेगेटिव पे खत्म, नेगेटिव से चल के पॉजिटिव है ना। क्योंकि जब मैं चाहे मैं यहां पर क्यू नोट रखूं, चाहे मैं यहां पर क्यू नोट रखूं, जाएगा किसकी तरफ? नेगेटिव। इसका मतलब ये वापस तो नहीं आ सकती ना लाइन, हमेशा इसी तरफ। क्लियर है ये? जहां पर डाउट हो पूछ लेना। उसके बाद नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब इस बात का क्या मतलब है? देखो, मुझे एक चार्ज दिया है, मान लो मुझे एक चार्ज दिया है प्लस, और मुझे बोला है इसमें से फील्ड लाइन निकाल के दिखाओ। ठीक है। तो इमेजिन करूंगा, यहाँ क्यू नोट रखूंगा तो इधर जाएगा, यहाँ क्यू नोट रखूंगा तो इधर जाएगा, यहाँ रखूंगा तो इधर जाएगा, यहाँ रखूंगा तो इधर जाएगा। ठीक बात है क्या? क्या मैं और फील्ड लाइन खींच सकता हूँ? हाँ, जितनी मर्जी चाहे उतनी खींच सकता हूँ।
सही बात है क्या? यहाँ रखूंगा तो इधर जाएगा, इधर भी बना सकता हूँ, यहाँ रखूंगा तो इधर जाएगा, इधर भी बना सकता हूँ। ठीक बात हो गई। अब मुझसे बोला कि एक चार्ज रखा है, ये मान लो प्लस क्यू चार्ज था, यहां पर रख दिया प्लस 2q, इसे डबल रख दिया क्या? तो अब मैं यहां पर कितनी फील्ड लाइन बनाऊंगा? ठीक है, मैं यहां पर कितनी, मेरी मर्जी है, मैं कितनी भी बना सकता हूं जब तक मुझे ये ना दिया हो। अगर ये दोनों साथ दे दिए मुझे, तो मुझे यहां पर 8 फील्ड लाइन बनानी पड़ेगी। कितनी? 8। क्यों? क्योंकि चार्ज कितना हो गया? ट्वाइस। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी मुझे कितनी बनानी पड़ेंगी? ट्वाइस बनानी पड़ेंगी। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर ये नहीं दिया हुआ, मेरी बात समझ रहे हो ना, तो मैं इसमें 4 भी बना सकता हूं, मैं इसमें 4 भी बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अकेला दे रखा है, मेरी मर्जी है, मैं कितनी भी खींचूं। ठीक बात है। लेकिन अगर ये दिया है और उसके बाद मैंने यहां भी 4 बना दी, तो ये गलत है। समझ में आई बात? चलो, और अगर प्लस 3q होगा तो 4 3 जा 12, उसमें कितनी लाइन बनानी पड़ेगी? 12 लाइन बनानी पड़ेगी। क्लियर? आ जाओ। द टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इस बात का क्या मतलब है? देखो ध्यान से समझना। यहां पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। यहां पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। अब मान लो मैं इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना चाहता हूं। ठीक बात है? कैसा बनाना चाहता हूं? इलेक्ट्रिक। तो मान लो यहां पर क्यू नोट रखूंगा मैं, तो वो तो जो इन दोनों चार्ज के सेंटर को लाइन मिला रही है उस पर सीधा भागेगा इसकी तरफ, तो एक लाइन कैसे बन जाएगी? ठीक है, मान लो यहां पर क्यू नोट रखा, तो वो अब सीधा इसकी तरफ थोड़ी जाएगा, वो उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा ऊपर की तरफ, हाँ या ना? तो पहले कहां जाएगा? ऊपर, फिर ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। समझ में आई ना ये बात? ठीक है, ऐसे ही नीचे की तरफ, हाँ या ना? इधर से निकलेगी, यहां पर जाएगी, इधर से निकलेगी, ऐसे इधर से निकलेगी, इधर से वो घूम फिर के वापस इसी में आ जाएगी। सही बात है क्या? ये समझ में आई ना ये बात? चलो, ये तो मैंने क्या बना दिया यहाँ पर? ये थोड़ा सा गलत और हो गया, वैसे क्या गलत है वो बाद में समझाऊंगा, अभी बस जो मैं समझा रहा हूं उसको समझो। इस चीज को देखो, अब देखो क्या कह रहा है ये वाला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट मुझे क्या कह रहा है? देख, अब ये थोड़ा सा 11th की तरफ और मैं 9th की तरफ लेके चलता हूं, तुम्हें ले चलूं क्या? छोटी सी बात के लिए, कोई ज्यादा गहरा टॉपिक नहीं है। मैं रस्सी पे बांध के पत्थर घुमा रहा हूं, ठीक है, रस्सी टूट गई किसी भी एक पॉइंट पे, क्या पत्थर गोल गोल घूमता रहेगा? टेंजेंशियली चला जाएगा। समझ में आ गई ना बात? तो अगर मैंने यहां पर, अभी क्यू नोट यहां पर है, अभी क्यू नोट यहां पर है मान लो, और मैं यहां से नेगेटिव चार्ज हटा दूं, मैं यहां से नेगेटिव चार्ज, तो वो क्यू नोट कहां जाएगा? है ना, इस पॉइंट से सीधा निकल जाएगा, यानी इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट बनेगी उसी के अलोंग चला जाएगा ना। समझ गए क्या बात को? हाँ या ना? तो किसी भी पॉइंट पे मैं टेंजेंट खींच दूं, ठीक है, वो टेंजेंट मुझे क्या बताएगी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बताएगी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं समझ में आई बात? बस वही रस्सी टूटने वाली बात है। ठीक है, हमेशा डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द टेंजेंट। क्लियर बात ये? वेरी गुड। चलो, 2 लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, ये तो हमने 10th में भी पढ़ा था। कोई बताएगा क्या रीजन है इसका? कि कि मैं ऐसे इस लाइन को मैं ऐसे नहीं ले जा सकता। हाँ, बस यहां पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन हो जाएंगी, है ना? हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है? चलो डायरेक्शन को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, मैथ से समझाता हूं क्या होता है। हमने क्या पढ़ रखा है? मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल क्या है? कर्व ही तो है। मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है, सर्कल की सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे मैं मैक्सिमम कितनी टेंजेंट खींच सकता हूं? वेरी गुड, एक पॉइंट पे सिर्फ एक टेंजेंट खींच सकता हूं। समझ में आ गई ना? अब एक बात बताओ, अब एक बात बताना जरा, क्या बताओगे मुझे? कि मान लो ये दोनों लाइनें, ये प्लस ये माइनस, एक फील्ड लाइन ये है और एक फील्ड लाइन ये, ठीक बात है क्या? अब देखो, इस पॉइंट पे
डायरेक्शन क्या है ये, और इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है ये। समझ रहे हो? वो सर्कल वाली बात सोचो, घुमा रहा हूं पत्थर को, हाँ या ना। अब मान लो किसी भी एक पॉइंट पे रस्सी टूट गई, हर बार उसी पॉइंट पे आके रस्सी टूट रही है, तो पत्थर की डायरेक्शन क्या हर बार सेम होगी क्या? हाँ या ना, है ना। मैं घुमा रहा हूं पत्थर को, टूट गया ये रस्सी, बार बार इसी पॉइंट पे आके टूट रही है, यूं घुमा रहा हूं बार बार इसी पॉइंट पे, तो हर बार यूं ही जाएगा ना वो। ये तो है नहीं कि एक बार यूं चला गया, एक बार यूं चला गया, एक बार यूं चला, नहीं ना। एक पॉइंट पे डायरेक्शन हमेशा, एक पॉइंट पे टेंजेंट सिर्फ एक ही हो सकती है, समझ गए ना। और टेंजेंट एक हो सकती है तो डायरेक्शन भी एक ही हो सकती है। लेकिन अगर इन्होंने काट दिया तो डायरेक्शन कितनी हो गई, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए कभी एक दूसरे को नहीं काटते। क्लियर है? बहुत अच्छे, चलें आगे। सिक्स्थ, द लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, स्फेयर है मेटल का, मैंने उसको चार्ज कर दिया, क्या कर दिया, और मुझे अब इस पे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना के दिखानी है। ठीक बात है। तो जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाऊंगा वो सरफेस पे हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर। सरफेस पे हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है ना। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों होता है। देखो, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज का स्फेयर है पूरा, यहां पर मैं क्यू नोट रखूंगा, क्या रखूंगा, क्यू नोट। ठीक है, मुझे बताना ये क्यू नोट इधर भागेगा या फिर इधर भागेगा। बिल्कुल स्ट्रेट भागेगा ना। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट का क्या मतलब हो गया, रेडियली। क्या मतलब हुआ, यानी रेडियस के अलोंग भागेगा क्या, हाँ या ना। ठीक है, और हमें एंगल कहां देखना है, जिस पॉइंट पे काट रही है उस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे मान लो मैं टेंजेंट खींच दूं तो ये एंगल कितने का बनेगा बेटे, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में ये एंगल 90, तो ये भी एंगल है। इसका मतलब ये लाइन सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है, 90। ठीक है, तो मैं इस चार्ज को किसी भी पॉइंट पे रख दूं, हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही बनेगी। नहीं, क्लियर है ये बात? नहीं है तो फिर से समझाऊं। ठीक है, चलो अगला 7th पॉइंट, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स गिव ए मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी रीजन। ठीक है, और इसके साथ एक और पॉइंट समझा देंगे हम, क्या कि चलो आगे आएगा तो वहां देख लेंगे, नहीं तो यही समझ लेते हैं। क्या समझा देंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक बात है। चलो पहले पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। हमें किसका बताना है, क्लोजनेस। किसका बताना है, क्लोजनेस। ठीक है, मान लो इस चार्ज के अंदर से मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाली इसके अंदर से। ठीक है, अगर मैं इनको आगे बढ़ाऊंगा, बढ़ रही है क्या, बेशक से सीधी ना बढ़ रही हो, लेकिन बढ़ती हुई तुम्हें दिख रही है यहाँ पर, हाँ या ना। ठीक है, अगर मैं यहां की बात करूं, इस वाले सर्कल की बात करूं, तो फील्ड लाइन पास पास में है क्या। वहीं अगर मैं इस सर्कल की बात करूं तो फील्ड लाइन कैसी हो गई, दूर दूर हो गई, हाँ या ना। अगर मैं सर्कल और बड़ा करूं तो फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, और भी दूर दूर हो जाएंगी, हाँ या ना। और हमने एक बात पढ़ रखी है कि किसी भी चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। क्यों, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर जितना कम, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा, और दूर जाते जाएंगे तो स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो फील्ड लाइन क्या होंगी, पास पास होंगी, और अगर फील्ड वीक है तो फील्ड लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे से दूर दूर होती चली जाएंगी। समझ में आ गई ये बात, हाँ या ना। तो यही यहां पर यही बताया है, क्या बताया है कि अगर क्लोज है तो फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। अगर दूर दूर है तो फिर फील्ड कैसा है, वीक। अगर फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से दी हुई है, हमें उनके बीच में बराबर डिस्टेंस है और एक दूसरे के पैरेलल है, तो वो फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। यानी हर पॉइंट पे फील्ड
का जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, सेम हो। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, चलो उसके बाद द लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज जीरो। ठीक बात है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, आया ना? अब देखो ऐसा क्यों है, मान लो इधर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, मान लो इधर नेगेटिव। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसमें एक चीज और बताना चाहता हूं, याद करो हमने डाई इलेक्ट्रिक पढ़ा था क्या? डाई इलेक्ट्रिक, जिसको अगर क्या होते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल, जिनको मैं चार्ज के बीच में रख दूं तो वो क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे, है ना? और वो क्या करते हैं फिर फोर्स को कम कर देते हैं। ठीक बात है ना? कितना कम करते हैं? जिनकी उनकी जितनी उनकी रिलेटिव परमिटिविटी होती है। ठीक बात है क्या? अब मान लो मैंने इनके बीच में मेटल रख दी बेटे, क्या रख दी? मेटल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं, क्या रखा? मेटल रखी इनके बीच में। ठीक है, अब क्या फर्क पड़ेगा फोर्स पे? अब क्या फर्क पड़ेगा फोर्स पे? ठीक है, अब बेटे इनके बीच में जो फोर्स है वो हो जाएगा जीरो। और ऐसा क्यों? देखो क्या होता है, जब मैं चार्ज के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक रखता हूं तो क्या होता है, पोलराइज हो जाता है वो। इधर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। इधर क्या आ जाएगा? तो इसका खुद का एक फील्ड बन जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव। बाहर फील्ड क्या है? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये फील्ड क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में है क्या, तो क्या माइनस होगा क्या इसमें से? तो फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम। तो चार्ज भी मतलब फोर्स भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अब तो मेटल भी तो सेम चीज करेगा। अगर मैं मेटल रख दूं यहां पर तो वो भी पोलराइज हो जाएगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो फिर यहां पर फोर्स जीरो क्यों हुआ? क्योंकि बेटे मेटल के पास बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा ना वो सारे इलेक्ट्रॉन इधर आके इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा? सारा पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा इधर। हाँ या ना? और जो इसकी फील्ड बनेगी अब वो उतनी ही बनेगी जितनी बाहर से मैंने फील्ड अप्लाई कर रखी है। मान लो बाहर कितनी है? ई, तो अंदर भी कितनी डेवलप हो जाएगी? ई। और ये इससे बिल्कुल अपोजिट, ये इससे बिल्कुल। और फोर्स क्या हो गया? जीरो। फोर्स क्या हो गया? जीरो। ठीक बात है क्या? चलो ये तो समझने का तरीका हो। अब यहां पर बात क्या है, यहां देखो वो कह रहा है कि मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये तुम्हें समझाने के लिए है, ये तुम्हें वास्तव में क्या होता है, सारे चार्ज जितना इधर पॉजिटिव चार्ज है उतने ही मैग्नीट्यूड का इधर क्या इकट्ठा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इतना उतने ही मैग्नीट्यूड का यहाँ क्या इकट्ठा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक बात है, तो यहां से फील्ड लाइन निकलेंगी और यहां पर खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जितना मैग्नीट्यूड यहाँ है उतना ही। तो अगर इधर से 4 निकली तो इधर भी कितनी खत्म होंगी? 4 ही खत्म होंगी, क्योंकि हमने पढ़ा था मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इधर से 4 निकली, इधर 4 खत्म, तो उधर तो एक भी नहीं जा पा रही ना। अगर एक भी फील्ड लाइन नहीं जा पा रही तो इसका मतलब इसकी वजह से उधर फील्ड भी जीरो है, और फील्ड जीरो है तो फोर्स भी जीरो। समझ में आई बात? और इधर क्या होगा? जितने मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज इधर है उतने ही मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो जितनी यहां से निकलेंगी लाइन उतनी ही यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएंगी। सही बात है क्या? तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ये बाहर बाहर ही क्या होगा? फील्ड लाइंस बन जाएंगी। ठीक, इसमें 4 जा सकते हैं तो 4 निकलेंगे, 4 इधर टर्मिनेट हो जाएंगे। नहीं समझ में आई बात? ठीक बात है क्या? तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यानी मेटल कोई भी होलो मेटल है, क्या है? होलो मेटल है ना? जैसे कोई बॉक्स हो गया मेटल का या फिर स्फेयर हो गया, उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी जीरो हो जाएंगे। समझ गए क्यों जीरो है? समझ में आई ना? क्योंकि ये चार्ज बना किसकी वजह से? इसकी वजह से और इसकी वजह से। ठीक है, सेम है तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालेगा उतनी ही यहां पर चली जाएंगी, जितनी ये निकालेगा उतनी यहां पर। तो एक दूसरे के पास जाने के लिए तो है नहीं इनके पास, इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा।
समझ में आया? इस तरीके से पक्की बात है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक, चलो आगे चलते हैं। फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्टेड बाय, पॉजिटिव लिख दिया, कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ये तो तुम्हें पता ही, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है क्या? चलो आगे। ये 9 इसकी प्रॉपर्टीज है, मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गई होंगी। ठीक बात है क्या? पेपर में जरूरी थोड़ी है कि तुझसे यूं ही पूछे कि लिख ले भाई गौरव 4 वो लिख दे, प्रॉपर्टीज लिख दे। क्या पता किस प्रॉपर्टी पे क्या क्वेश्चन पूछ ले इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है भाई। समझ में आ गई क्या? है ना? अगर 2 चार्ज के बीच में मैंने एक मेटल रख दिया तो चार्ज के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक कंप्लीटली पोलराइज नहीं हो सकता, इसलिए वो फोर्स को कम कर सकता है। मेटल कंप्लीटली पोलराइज, जितना बाहर फील्ड है उतनी ही पोलराइज हो जाएगी, इसलिए फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, चलो अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल? डाय मतलब 2, पोल माने सिरे, है ना? पोल माने यानी जिसके 2 सिरे हों, जिसके 2 सिरे मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव, दोनों के पेयर को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। पेयर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है 2L। क्या होता है? ये 2L ही क्यों माना, L क्यों नहीं माना? तो उसका रीजन आगे बताएंगे, क्योंकि अभी जो हमें इस पे डेरिवेशन या क्वेश्चन करने हैं उसमें हमें इसको आधा करना पड़ता है। अगर मैं L मान लूंगा तो L/2 और L/2 लेके सोल्व करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक बात है क्या? तो हम इसको 2L मान लेते हैं, आधा आधा क्या हो जाएगा? L और L हो जाएगा। ठीक बात है ये। चलो अब देखो क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल? पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस। इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2L। ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है, इससे भी छोटा डिस्टेंस, बहुत छोटा डिस्टेंस, ना के बराबर डिस्टेंस, दोनों के बीच में उतना डिस्टेंस होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। अब इसमें एक टॉपिक पढ़ना है हमें, डायपोल मूवमेंट। क्या पढ़ना है? डायपोल मूवमेंट। हाँ, क्या वही डायपोल मूवमेंट वही होता है, वहां पर उस पे आयंस के बीच में होता है डायपोल, है ना? आयंस डायपोल बनाते हैं, तो आयंस क्या है? चार्ज ही तो है, ये सेम वही है डायपोल मूवमेंट। ठीक है, इट इज डिफाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का ही सेम है, इसका भी क्यू है, इसका भी क्यू है, तो इन दोनों में से किसी का भी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? 2L। कहीं कहीं पर ये 2A भी लिखा मिलता है। ठीक है, 2A हो या 2L हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस क्या है? दिखाने का तरीका है। ठीक है, और इट इज डिनोटेड बाय P। इट इज डिनोटेड बाय P। ठीक है, P क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन होती है बेटे -q से +q की तरफ होती है। और इसकी यूनिट क्या है? कूलम मीटर। सेंटीमीटर नहीं है वो, सेंटीमीटर में c भी छोटा होता है और m भी। सेंटीमीटर कैसे हो सकती है भाई? q की यूनिट क्या है? कूलम। दिखने में लग रहा है, वो समझ गया मैं, भावना है तुम्हारी। q चार्ज है तो कूलम, और L क्या है? लेंथ, तो मीटर, कूलम मीटर। और सेंटीमीटर बोलने से पहले ये तो सोचते हैं हम कौन सा सिस्टम यूज करते हैं यूनिट्स का? SI, है ना? और SI में लेंथ के लिए सेंटीमीटर है या मीटर है यूनिट? फिर भाई सेंटीमीटर कैसे? ठीक बात है ये, कोई डाउट इसमें? ठीक है, बोल दे। ठीक, तो समझ में आया? डाइपोल इक्वल और अपोजिट चार्ज जब बहुत छोटे डिस्टेंस हो उनके बीच में, तो उस सिचुएशन को या उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं?
डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। और डाइपोल में चार्ज मल्टीप्लाई बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है क्या, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, जिसकी यूनिट क्या होती है, कूलम्ब मीटर, ठीक। ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन क्या है, -q से +q की तरफ, ठीक है। अब इस पे हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करनी है, ठीक बात है, इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान है, क्योंकि हमें यहां पर वो नहीं लगाना, क्या नहीं लगाना, इंटीग्रेशन नहीं लगाना, ठीक है। सर एक ये क्वेश्चन है, इसमें हमें डाइपोल मोमेंट निकालना है, क्या निकालना है, डाइपोल मोमेंट इसका, ठीक है। यहां पर मेरे पास क्या दे रखे हैं, दो डाइपोल दे रखे, 3 4 लेकिन 2 डाइपोल दे रखे हैं। 2 डाइपोल कैसे, यहाँ पर कितना दे रखा है, -2q, ठीक है। तो इसके लिए एक -q इसके लिए मान सकता हूं, एक इसके लिए, तो एक डाइपोल ये बन गया और एक डाइपोल ये बन गया। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब देखो डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी बेटे, अलग सा पेन ले लें, क्या डायरेक्शन होगी, ये माइनस से, और इसके लिए क्या होगी, ये माइनस से प्लस की तरफ। हमें क्या बताना है, नेट डाइपोल मोमेंट, क्या बताना है, नेट। अब नेट तो कैसे निकलेगा, ऐड करके दोनों को, लेकिन क्या मैं नॉर्मली ऐड कर सकता हूं, वेक्टर सम करना, ठीक है। और जब वेक्टर सम करूंगा तो क्या निकलेगा, रिजल्टेंट निकलेगा। अब रिजल्टेंट किधर होगा बताओ जरा, दोनों के बिल्कुल भी, क्योंकि चार्ज क्या है, सेम, क्या दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, ये डिस्टेंस कितना है, 0 0 से a0, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, a, ये डिस्टेंस भी कितना हो गया, a। समझ गए बात को, मैथ्स तो पढ़ ही रहे हो भाई, इतना तो पता ही है, ठीक है। दोनों का चार्ज सेम, q q q q, और दोनों का डिस्टेंस सेम, क्या दोनों का डाइपोल मोमेंट भी सेम होगा, क्या होगा, बिल्कुल, कितना होगा, p और p, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों के बीचों बीच आएगा, ठीक है, यानी दोनों से कितने एंगल पे होगा, 45 और 45 डिग्री पे होगा, ठीक है। और होगा कितना वो निकाल लेते हैं अभी। तो इसके लिए डाइपोल मोमेंट कितना होगा भाई, 2a, 2 नहीं होगा, चार्ज कितना है, q, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, a, तो कितना होगा, aq। क्लियर है ये बात। उसके लिए कितना होगा, सेम, aq, हाँ या ना, ठीक है। दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालूंगा, पी नेट कैसे निकालूंगा, √p² प्लस p² प्लस 2pp cos थीटा, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, p, वेक्टर सम वाला फॉर्मूला, ठीक है। क्या बन गया बेटे, p² कॉमन आ गया क्या, ठीक है। cos थीटा कितना हो जाएगा, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90, तो हमें एंगल तो दोनों के बीच का लेना है, दोनों, और cos 90 की cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा, p² प्लस p², यहां से मैं p² कॉमन ले लूं, क्या बाहर आके क्या बन जाएगा, p बन जाएगा, अंदर क्या बचा, 1 + 1, तो √p, p नेट की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, √p, ठीक है। डायरेक्शन इसके साथ भी 45 डिग्री पे और इसके साथ भी 45 डिग्री, आसान है, कुछ भी नहीं है, ठीक बात है क्या। चलो मुश्किल क्या है, अब आएगा आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इट्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है हमें, कहां पर निकालना है, हमें बोल रहा है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये वाला, -q प्लस, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, 2n, ठीक बात है। एक्सिस पे निकालना है, इसकी किस पे निकालना है, एक्सिस पे, दो करने हमें, इसको एक्सिस बोलते हैं, ये वाली लाइन सीधी जो है यहां से जाएगी, ये एक्सिस पॉइंट होगा, ठीक है।
दूसरा होता है इक्विटोरियल पॉइंट, जो मैं इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा उस पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, इक्विटोरियल। ठीक है, तो पहले एक्सियल लाइन पे निकालना है मुझे, कितना दूर है एक्स, किससे, सेंटर से। मान लो इसका सेंटर है, यहां से कितने डिस्टेंस पे है ये, एक्स डिस्टेंस पे, यहां से कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है पी। ठीक है क्या, कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे। ठीक बात है, तो अब यहां पर मुझे ई निकालना है कितना होगा। अब ध्यान देना, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। क्या ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं, हाँ है, क्योंकि बहुत छोटे चार्ज है, डिस्टेंस भी बहुत कम है इनके बीच में। अगर पॉइंट चार्ज है तो मेरे पास पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला है के क्यू बाय आर स्क्वायर, है या नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। ठीक है, और उनको सिंपली ऐड कर दूंगा। ठीक बात है, चलो अब बताओ इस पॉइंट की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इसको मैं ए बोल देता हूं, इसको मैं बी बोल, या प्लस क्यू और माइनस क्यू कुछ भी लिख सकते हो तुम, इसको ई प्लस क्यू भी लिख सकते हो, या तुम इसको ई बी भी लिख सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी है वो लिख देना। हम क्या लिख देते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू बहुत बड़ा पड़ेगा, मैं इसको लिख देता हूं ई बी। बी की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो के चार्ज कितना है, क्यू डिवाइड बाय एक मिनट बेटे, साइलेंट ही कर दो। हाँ हाँ बताओ भाई, के क्यू बाय, हाँ है ना। देखो ये एक्स डिस्टेंस कहां से है, सेंटर से, मुझे तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए। अब ये कितना होगा, अगर मैं इसमें से, ये मिड पॉइंट है तो ये एल हो जाएगा, अगर मैं इस डिस्टेंस में से ये माइनस कर दूं, यानी एक्स में से एल, तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा मुझे। ठीक है, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई ये बात, वेरी गुड। अब क्या निकालता हूं मैं, ए बी। ठीक है, अच्छा एक बात और, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। ठीक बात है क्या, चलो ई बी, बी की वजह से कितना होगा, तो बी की वजह से सेम के क्यू बाय एक्स प्लस एल हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए मुझे, नहीं चाहिए क्या, है ना। तो यहां से यहां तक का कितना है एक्स, और ये कितना है एल, तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ ई ए आएगा, ठीक है समझ गया, ये वाला ना ई ए की वजह से, ये इसकी वजह से। ठीक बात है, अब देखो ई कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं सिंपली तो ऐड कर नहीं सकता, इसकी वजह से डायरेक्शन किधर होगी मेरे बेटे, इस तरफ होगी। ठीक है, अब या तो वेक्टर सम वाला फॉर्मूला लगाओ इसमें, वरना एक सीधी सीधी बात है, क्या बात है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 180, ये इसके बिल्कुल अपोजिट है क्या, हाँ या ना। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर चार्ज का साइन रख देता हूं, क्या करता हूं, चार्ज का साइन रख देता हूं, वही बात पड़ जाएगी क्या, या तो मैं डायरेक्शन ले लूं या चार्ज का साइन ले लूं, सही बात है क्या। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, ई ए के माइनस क्यू डिवाइड बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस क्या दिखा रहा है यहाँ पर, माइनस सिर्फ ये दिखा रहा है कि भाई इससे अपोजिट डायरेक्शन में है, ये समझ में आ गई ना। अब मैं इनको सिंपली क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ई नेट क्या होगा मेरे पास, ई ए प्लस ई बी। नहीं समझ में आई क्या बात, वेरी इजी, कर दो इसको। ई ए कितना है बेटे, पहले ई बी रख देते हैं, के क्यू डिवाइड बाय एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस माइनस के क्यू बाय एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात, चलो बहुत बढ़िया। के क्यू कॉमन ले लूं क्या, दोनों में है, के क्यू कॉमन ले लिया, अब क्या बचा मेरे पास 1 एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, ये माइनस का था तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 1 एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। सही है, वेरी इजी। अब क्या करना है, क्या ले लूं, एलसीएम ले लो दोनों का, एलसीएम ले लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा के क्यू
एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर और एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। ये तो सिंपल मैथ चल रही है, समझ में आ गया ये बात, ठीक है। अब देखो सोल्व कर दो इसको, ऊपर में इसको खोलूंगा, ऊपर में इसको खोलूंगा, लेकिन माइनस का साइन है तो सारे प्लस वाले माइनस के बन जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का बन जाएगा, एल स्क्वायर माइनस का बन जाएगा, या पूरा लिख के बताऊं, बन जाएगा ना, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, लेकिन 2xl वो तो माइनस का आएगा ना, वो किसका हो जाएगा, प्लस का। इसमें एक्स स्क्वायर और एल स्क्वायर प्लस के होंगे, इसमें माइनस के, कट जाएंगे क्या, इधर क्या बचेगा 2xl, इधर भी क्या बचेगा 2xl, तो 2xl और 2xl क्या हो गए, तो k क्यूब बाहर, अंदर बचेगा 4xl डिवाइड बाय x प्लस एल और x माइनस एल, ठीक है। देखो एक चीज तुम्हें पता है, क्या पता है कि अगर ऐसे लिखा है a स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, तो मैं उसको a मल्टीप्लाई बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, आया ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस एल मल्टीप्लाई एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। और एक बात बताओ मुझे, x प्लस एल और x माइनस एल क्या बन जाएगा, तो ये नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। नहीं समझ आई बात, पक्का, बस ये अब क्या बन गया मेरे पास, देखो ये बन गया के 4xl क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया मैंने, ठीक है। अब एक बात बताओ, डाइपोल मोमेंट, क्या डाइपोल मोमेंट, P क्या होता है डाइपोल मोमेंट, 2 बोलो 2a क्यूब या फिर 2l क्यूब, ये होता है ना 2l क्यूब, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई कोई सा भी एक चार्ज, हाँ या ना, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा और अरेंज करके लिख देता हूं, क्या करके लिख देता हूं, k 2l क्यूब, इसको मैंने क्या लिख दिया, 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 क्या लिख दिया 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, l और q यहां लिख दिया, x में यहां लिख देता हूं, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा मेरे बेटे 2kpx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, समझ में आई ना बात, यहां तक तो सिंपल मैथ था, बस इसको किसमें डाइपोल मोमेंट की टर्म में चेंज करने के लिए मैंने इनको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख दिया, तो यहां पर ये 2l क्या बन गया मेरे पास, डाइपोल मोमेंट यानी कि P बन गया, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है। 10 मिनट और नहीं, अच्छा ठीक है, चलो आज इतना ही, कल इसका हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे शुरू करेंगे। अच्छा एक बात तो सुन जाओ इसके, बस एक बात सुन जाओ, ठीक है। वो बात क्या है कि अगर x की वैल्यू बहुत बड़ी है l से, x की वैल्यू अगर बहुत बड़ी है l से, या फिर मैं बोल सकता हूं कि अगर l बहुत छोटा है किससे, x से, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, नेगलेक्ट कर दूंगा, हाँ या ना, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, देखो 2kpx डिवाइड बाय, ये तो हो गया x की पावर 4 कट जाएगी, तो बचेगा मेरे पास 2kp डिवाइड बाय x क्यूब, ठीक है। और जनरली यही होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस तो बहुत छोटा है ना, हमने पहले, तो इसलिए x हमेशा बड़ा होता है किससे, तो हम जो हमेशा फॉर्मूला लेके चलेंगे वो कौन से वाला लेके चलेंगे, 2kp डिवाइड बाय x, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना, अगली में कंटिन्यू करेंगे। हाँ नहीं क्वेश्चन नहीं है, ये डेरिवेशन है बुक के अंदर, ठीक है, चलो